अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शोभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। धान की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम के उपाय। सितंबर अरहर की उन्नत किस्में और बुवाई तरीका। प्रदेश के जिन किसानों ने धान की फसल लगा रखी है, उनकी फसल कहीं बढ़वार तो कहीं पुष्पन अवस्था पर है, लेकिन इस मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई प्रकार के रोग देखने को मिल रहे हैं, जिनका सही समय पर नियंत्रण नहीं करने पर पैदावार में भारी कमी आ सकती है। तो चलिए धान की फसल में रोगों की रोकथाम के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र तरकी मुजफ्फरपुर की कृषि विशेषज्ञ BC अन्नू से। धान में प्रमुखतः लगने वाले रोग और कीटों के विषय में आपको जानकारी दूंगी। धान में प्रमुखतः इस समय में जो और रोग लग रहे हैं, उनमें मुख्यतः जो रोग हैं वह हैं फॉल स्मट और शीथ ब्लाइट रोग। फॉल स्मट रोग में क्या होता है कि जो अगेती फसल है हमारी किसानों ने, जो हमारे किसान भाइयों ने लगाई हुई है, उनकी जो किस्में हैं जो ऊंची और मध्य भूमि पर लगती है, राजेंद्र भगवती और राजेंद्र नीलम, उनमें अब जो है बालियां आनी शुरू हो गई हैं। और उनमें क्या होता है कि अभी जो अत्यधिक बारिश आ रही है, उनकी वजह से जो है धान में जो बालियां हैं उनमें हरे और पीले रंग के बड़े दाने आने शुरू हो गए हैं, जो आगे चल करके काले हो जाएंगे, जिनकी वजह से जो है उसे हम फॉल स्मट रोग कहते हैं, जिनकी वजह से जो है हमारे जो ईल्ड है हमारे उसमें नुकसान होगा। तो उसके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम जो है हमें क्या करना चाहिए कि बीजोपचार तो करना ही चाहिए, उसके साथ साथ कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का मिश्रित कवकनाशी का स्प्रे एक करना चाहिए, जिसकी दर है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसमें छिड़काव करना चाहिए। यदि समस्या आगे फिर से आती है तो प्रथम स्प्रे के 15 दिवस बाद फिर दोबारा से सेकंड स्प्रे करना चाहिए। सफेदा रोग, ये फसल में लौह तत्व की कमी के कारण होता है। इस रोग के लक्षण की बात करें तो इसके प्रकोप से नई पत्तियां कागज जैसी सफेद निकलती हैं। बता दें कि धान में ये रोग नर्सरी तैयार करते वक्त अधिक लगता है। इस रोग के निदान के लिए 20 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा आप इसके नियंत्रण के लिए 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने को प्रति हेक्टर लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अब जो दूसरा रोग जो आता है वो है शीथ ब्लाइट रोग। इस रोग में क्या होता है, यह बिहार के कंडीशन में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है अभी के समय में। तो इस रोग में सर्वप्रथम जो है जो पत्र
पत्रावरण है वहाँ पर जो है हरे भूरे रंग के जो है धब्बे हो जाते हैं। उस वजह से क्या होता है कि ये जो धब्बे हैं वो धीरे धीरे करके जब इनको अनुकूल वातावरण मिलता है तो यह जो है रोग आगे पूरे पौधे में फैल जाता है। इसकी वजह से जो है हमें बहुत फसल को काफ़ी क्षति पहुंचती है। तो इस वजह से जो है इसका जो हम सबसे ज़्यादा इसके प्रबंधन के लिए क्या करते हैं कि बीजोपचार करते हैं ट्राइकोडर्मा से, जिसका जो है ये एक जैविक कवकनाशी है जिसका जो है 5 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से हम जो है बीजोपचार करते हैं। और दूसरा है कि हम कार्बेंडाजिम 50% WP का जो है हम एक स्प्रे कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके, उससे जो है, और दूसरा स्प्रे ठीक 15 दिवस बाद दूसरा छिड़काव करना चाहिए इससे। धान का खैरा रोग, ये समस्या जस्ते की कमी के कारण होती है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकवा धब्बे उभरने लगते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में रोग ग्रसित पत्तियां सूखने लगती हैं, कल्ले कम निकलने लगते हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। आती है जिसे हम कहते हैं कि ये कीट और रोग किससे संबंधित नहीं है, यह है खैरा रोग। जो जिंक की मात्रा जो मृदा में हमारी डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कमी हो जाती है, उसकी वजह से जो खैरा रोग आता है, उसकी वजह से हम क्या करना, उसकी वजह से जो हमारा फसल होता है उसमें पहले पत्ते पीले हो जाते हैं और बाद में जाके कत्थई हो जाते हैं। तो उससे हमें निदान पाने के लिए, जो प्रबंधन के लिए जो हमारा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो जिंक सल्फेट है और बुझा हुआ चूना, उसका 100 ग्राम जिंक सल्फेट और 50 ग्राम बुझा हुआ चूने की मात्रा 15 से 20 लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे करना चाहिए। इससे जो है ये जो रोग है, खैरा रोग जो है जिंक डेफिशिएंसी वाली, इससे निदान मिलेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। उत्तरी बिहार के कई जिलों में सितंबर अरहर की खेती की जाती है। इसे सितंबर अरहर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसे खरीफ में देरी की दशा में सितंबर माह में बोया जाता है। फिलहाल इसकी बुआई के लिए बिल्कुल सही समय है। तो जो किसान इसकी खेती करने जा रहे हैं वो किन किन खास बातों का ख्याल रखें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक रंजन। और जैसे कि आपने पूछा कि अरहर की सितंबर की बुआई, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे दरभंगा जिले में इस पर बारिश की बहुत कमी हुई है। बारिश नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। बहुत से किसान भाई का खेत खाली है जो धान नहीं लगा पाए हैं पानी की कमी के कारण, और जिनकी खेत ऊंची है, ऊंचे जगह पे है, तो वहाँ पे किसान भाई अरहर की खेती कर सकते हैं। और अरहर की खेती करने का समय 15 सितंबर तक होता है। और अगर लेट बुआई करते हैं तो उनकी उपज में कमी आती है। और अरहर की बुआई करने से पहले हम लोग किसान भाई को सजेस्ट करते हैं कि पहले वो अपने खेत तैयार कर ले, अच्छे से 1 से 2 बार जुताई करके उन्हें अच्छे से तैयार कर ले। किसान भाइयों, अरहर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए समुचित जल निकासी वाली मध्य से भारी काली भूमि, जिसका पीएच मान 7.0 से 8.5 का हो, उत्तम मानी जाती है। इसके बाद खेत की तैयारी के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। और इसके बाद इसमें जो हम डालते हैं फर्टिलाइजर्स, खाद, तो इसमें हम लोग डालते हैं आपको 20 केजी नाइट्रोजन डालते हैं, 45 केजी फास्फोरस डालते हैं और 20 केजी पोटास डालते हैं। और अगर किसान भाई एक बार मिट्टी की से जांच करवा लें, अगर उनको लगता है कि हमारे खेत में जिंक की कमी है, तो वो 25 केजी पर हेक्टेयर
जिंक डाल सकते हैं। जो किसान भाई अब तक बुआई नहीं किए हैं अरहर के, उनकी जो सितंबर माह में बुआई करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट प्रजाति जो होती है वो, इससे आपको राजेंद्र अरहर हो गए, एक पूसा 9 हो गया, सरद हो गए, आप ये सब प्रजाति अपने खेत में लगा सकते हैं। और जो खेत अभी खाली इसमें धान नहीं लगा है, तो वो उस किसान भाई के लिए ये है कि वो अपने खेत को अच्छे से सिंचाई कर लें, और सिंचाई करने के बाद 2 से 3 दिन उसे छोड़ दें, जो पूरे पानी अंदर तक चला जाए। उसके बाद वो खेत की जुताई करें। इससे क्या होगा, खेत में नमी बनी रहेगी और जो हमारा बीज होगा वो अच्छे से अंकुरण हो सकता है। और जो अरहर की जो बीज दर होती है वो हमारा आपको 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर होती है। फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजों को उपचारित करें। इसके लिए 2.5 ग्राम थायराइम और 1 ग्राम कार्बन डाइजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। इसके लिए राइजोबियम कल्चर के 200 ग्राम पैकेट को 500 ग्राम गुड़ के घोल में घोलकर प्रति 10 किलोग्राम बीज को शोधित करें। इसके अलावा बीज को पीएसबी कल्चर से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित भी कर सकते हैं। बीज शोधन के बाद उसको छाये में सुखा लें और फिर बुआई करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर अरहर की बुआई करते हैं तो अरहर की बुआई क्या होती है कि हम सिंचित और सिंचित दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। और इसमें पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, जिसमें पौधे की दूरी जो हमारी होती है वो हमारा 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। जिससे इसलिए ये दूरी रखा जाता है कि हमारा जो पौधे हैं उनका ग्रोथ अच्छा हो सके। और दूसरा कि अगर हम उसमें ज़्यादा खरपतवार हो गए तो उसमें किसान भाई अपने हाथ से घास उखाड़ सके, जो अंदर आसानी से जा सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब हम बुआई करते हैं तो इसको बुआई करने के 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग को पेंडीमेथिलीन देनी चाहिए, जिससे खरपतवार को रोका जा सकता है। और जो हमारे अरहर की जो फसल होती है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो हमारा 160 से 190 दिन का होता है। और किसान भाई को हम एक सजेशन देंगे कि वो अपने खेतों पर हमेशा जाया करे और देखा करे कि उनमें कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं लग रहे हैं, खरपतवार ज़्यादा तो नहीं हो गया है। और अगर उनको लगता है कि हमारे फसलों में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो वो पास के किसी भी अन्य केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के वैज्ञानिक उन्हें खेत पे जाएंगे, वो उन्हें बताएंगे कौन सी दवा कब डालनी है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये फसल हम लगाते हैं तो स्टार्टिंग जो हमारा जो खाद दिए हैं तो 20 से 25 दिन के बाद हम लोग फिर से सिंचाई करते हैं। उस सिंचाई के 10 बाद हम लोग फिर से टॉप ड्रेसिंग लोग नाइट्रोजन का करते हैं। जो स्टार्टिंग मैंने बताया आप लोगों को कि जैसे 20 केजी हम लोग नाइट्रोजन डालते हैं तो उस टाइम हम लोग आधा ही डोज डालते हैं और पर फॉस्फोरस और पोटास पूरा डालते हैं। तो टॉप ड्रेसिंग में हम लोग फिर सेकेंड टाइम यूरिया डालते हैं, जो हमें 10 केजी हमारा नाइट्रोजन फिर से उन्हें डालना पड़ता है, जिससे कि हमारा ग्रोथ अच्छा होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। ओल की खेती प्रदेश में बहुत से किसान करते हैं और जिन किसानों ने समय रहते ओल की रोपाई कर दी थी उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है और इसी समय फसल में कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं जो कि पौधों की बढ़वार को बाधित करते हैं। ऐसे में किसान इन रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद। तो ओल में सबसे प्रथम आता है पत्ती धब्बा रोग, जिसको लीफ ब्लाइट भी कहते हैं। ये अल्टरनेरिया नामक फफूंद से फैलता है और इस रोग में
धीरे धीरे पहले सर्वप्रथम निचली पत्तियों पर धब्बे दिखाई पड़ते हैं और फिर बाद में ये कोमल पत्तियों ऊपरी शाखाओं की पत्तियों पर भी ये प्रभाव डालती है। शुरुआती लक्षणों में देखा जाता है कि छोटे छोटे सर्कुलर गोल गोल धब्बे बनते हैं और जो बाद में यही धब्बे आपस में मिल करके बड़े धब्बे का रूप ले लेते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि लगेगा कि पत्ता हमारा ये ओल का पत्ता जला हुआ प्रतीत होता है। तो जैसे ही ये पत्तियां पूरे धब्बे के रूप में ले लेती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं और इसमें जब कंद बनते हैं तो वह भी छोटे रह जाते हैं। तो इस रोग के हेतु हम लोग अगर उपाय रोकथाम की बात करें तो हम लोगों को सबसे पहले एक कार में ये मैनकोजेब नामक जो डायथेन M45 के नाम से आता है या एंडोफिल M45 के नाम से आता है, इसका छिड़काव हम लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके पत्तियों पर अगर छिड़काव करते हैं तो ये पत्ती धब्बा रोग से हम लोग ये विनाशकारी रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। तना गलन इस रोग का आक्रमण उन क्षेत्रों में अत्यधिक होता है जहां पानी का जमाव ज्यादा होता है तथा लगातार एक ही खेत में ओल की खेती की जा रही हो। इस रोग का प्रकोप अगस्त से सितंबर माह में अधिक होता है। यह मृदा जनित रोग है। इस रोग का लक्षण कालर भाग पर दिखाई पड़ता है तथा पौधा पीला पड़कर जमीन पर गिर जाता है। इसकी रोकथाम हेतु उचित फसल चक्र अपनाएं, जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। कैप्टान दवा के 2% के घोल से 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधे की आसपास भूमि को भिगा दे। एक अन्य बीमारी आती है कंद के अंदर, जो अगर कोड़ करके जमीन को कोड़ाई करके अगर देखा जाए तो देखा जाता है कभी कभी कंद ही सड़ने लगता है। यह भी एक तरह का फफूंद जनित रोग है जो पीथियम और फाइटोप्थोरा नामक कारक होता है इसमें। तो इसमें हम लोगों को रोकथाम हेतु किसान भाइयों हमें पहले तो सर्वप्रथम उचली ज़मीन मतलब ऊंचाई वाले ज़मीन का हम लोगों को चयन करना चाहिए ताकि जल जमाव का ना हो और अच्छी तरह से निकास हो जाए। दूसरा प्रबंधन हमें करना है कि जो भी पिछले सीजन में जो अवशेष पेड़ों पौधों के अगर रह जाते हैं तो उसको हम लोगों को इकट्ठा करके जला देना है। तीसरा अगर रसायन की बात करें तो हम लोग कार्बेंडाजिम बेबेस्टिन के नाम से आता है, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके सॉइल ड्रेंचिंग करना चाहिए। मतलब मिट्टी को अगर भिगो दें तो इस बीमारी से हम लोग बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। किसी भी फसल को बोने से पहले उसके बीजों को अवश्य उपचार कर लेना चाहिए जिससे फसल को बीज जनित रोगों से बचाया जा सके और अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। जिमी कंद या ओल के कंदों को जीवाणु नाशक रसायन से उपचारित किया जाता है जिससे बीज पर एक सुरक्षा परत बन जाती है। इसके कंदों को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम 10 ग्राम दवा को 5 लीटर पानी में घोलकर कंदों को उपचारित करें। चौथी बीमारी आती है, इसमें भी उकठा रोग लगता है, पत्तियां झुलस जाती हैं, सूखने लगती हैं। तो इसमें उकठा रोग में देखेंगे कि अगर चेक करना है 2 तरह का इसमें उकठा रोग आता है, एक बैक्टीरियल विल्ट आता है, एक फ्यूजेरियम विल्ट भी आता है। तो अगर ऊजिंग पत्तियों पर अगर ऊज दिखाई पे लार जैसा अगर दिखाई पड़ रहा है काटने के बाद तो समझेंगे हम लोग ये विषाणु जनित रोग है। उसमें स्टेप्ट्रोसाइक्लिन या स्टेप्ट्रोमाइसिन नामक दवा आती है, इसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके हम लोग पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो ये जीवाणु जनित रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। अगर फ्यूजेरियम विल्ट से है तो इसमें हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है उसका हम लोग अगर पत्तियों पर छिड़काव करते हैं और साथ ही साथ ज़मीन में ड्रेंचिंग अगर करते हैं तो इस बीमारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव पिथोरिया जिला रांची के मेवाराम ने आपने पिंजरा पद्धति से मछली पालन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम वैसे तकनीक का चर्चा करना चाहते हैं जिसमें जिन किसान भाइयों के पास अगर अपना तालाब नहीं है तो भी वो मछली पालन कर सकते हैं। मतलब अगर आपके घर के आसपास कहीं जलाशय है, रिजर्वायर है तो आप वहाँ मछली पालन करके अपना जीविकोपार्जन
कर सकते हैं। अब इन जलाशय में एक तो होता है जो मछली मारते हैं लोग और उसको बेचते हैं, और दूसरा यदि वहाँ पर पिंजरा लगा के मछली पालन किया जाए तो पिंजरा लगाने से क्या है, जो किनारे किनारे में केज बनाया जाता है, पिंजरा बनाया जाता है और उस पिंजरे में मछली पालन किया जाता है ताकि आप मछली को अच्छी तरह से देखभाल कर सकें, उनको खाना खिला सकें, और जैसे ही मछली बाज़ार में बेचने लायक हो आप उसे निकाल करके आसानी से बाज़ार में बेच सकें। इस विधि को पिंजरे में मछली पालन करते हैं। अच्छा, इसमें वैसे मछली को पालना ज़्यादा उपयोगी माना जाता है जिनका बाज़ार में मूल्य अच्छा हो, क्योंकि इसमें आपको साधारण तरीक़ा से जलाशय में जो मछली पालन करते हैं उससे ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ता है, मछलियों को खिलाना पड़ता है, उसके बीमारी के समय उसको दवा इत्यादि का भी ज़रूरत पड़ता है, तो वो भी देखभाल करना पड़ता है। तो क्यों ना ऐसे मछली का उसमें पालन किया जाए जिसका बाज़ार में मूल्य ज़्यादा मिलता हो और जो तेज़ी से बढ़ता हो। ये पिंजरा जो है हमारे झारखंड सरकार द्वारा, मत्स्य विभाग द्वारा अनुदान पर भी उपलब्ध कराया जाता है, जो कि अलग अलग जलाशय में आप इसे लगा सकते हैं। और जलाशय में जब लगाना रहता है तो पूरे जलाशय को पिंजरा से भर नहीं देते हैं, बल्कि उसके 10 से 15% ही जो उसका क्षेत्रफल है उसमें पिंजरा लगाया जाता है, ताकि बाकी जगह जो खाली रहे और पानी में हवा के साथ अच्छा से उनका मिश्रण हो सके। तो 10 से 15% एरिया को आप पिंजरा से ढक सकते हैं, और इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी उपलब्ध है जो कि मत्स्य पालन विभाग झारखंड सरकार द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। केस के निर्माण में जरूरी सामग्री। फ्रेम। सस्ती एवं मजबूत सामग्री का चुनाव केस निर्माण के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। केस के फ्रेम के निर्माण के लिए साधारणतः GI पाइप का उपयोग किया जाता है। फ्रेम को नट बोल्ट से फिक्स कर दिया जाता है। फ्लोट। फ्रेम को मजबूती एवं पानी में फ्लोट करने के लिए या तो स्टील के ड्रम या प्लास्टिक के ड्रम का उपयोग किया जाता है। ये ड्रम 12 मीटर लंबे एवं 8 मीटर चौड़े ड्रम की आवश्यकता होती है। सिंकर। स्थानीय पत्थर या सीमेंटेड संरचना जो भारी हो को नायलॉन रस्सी द्वारा सभी किनारों से लटका दिया जाता है, जो केस के आकार को बनाए रखता है। एंकर। 40 से 50 किलोग्राम के पत्थर या सीमेंटेड संरचना को एंकर के रूप में उपयोग किया जाता है। मजबूत नायलॉन रस्सी से इसे बांधकर जलाशय के तल में फिक्स कर दिया जाता है। एंकर केस को सही स्थान पर जकड़ कर रखता है ताकि केस को जलाशय में ज्यादा चलाचल नहीं हो। जाल। साधारणतया HDEP या नायलॉन निर्मित जाल का उपयोग बड़ी मछलियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। 24 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर इत्यादि मेश का जाल देश में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब इसमें कौन सी मछली को पालें? साधारणतः जो अभी जो झारखंड राज्य में पाला जा रहा है वो पंगास मछली है। पंगास मछली खाती बहुत है लेकिन बढ़ती भी काफ़ी तेज़ी से है, तो वैसे मछली का ही चयन करना अच्छा है जो तेज़ी से बढ़े, बहुत हमको इंतज़ार नहीं करना पड़े। 2-3 महीना 4 महीना में ही मछली आपकी बेचने लायक हो जाएगी। तो ये जो पिंजरा है इसमें बैटरी ऑफ सेट कहते हैं जो 4 छोटे छोटे पिंजरे को मिला के एक सेट बड़ा पिंजरा बनाया जाता है। तो 4 छोटे छोटे जो आप पिंजरा रहेगा उसमें जो बैटरी जिसको कहते हैं उसमें जब आप पंगास को पालेंगे तब चारों से आपका जो मछली का उत्पादन होगा ये लगभग 1 टन प्रति बैटरी कहा जा रहा है जो उत्पादन होगा। मतलब एक पिंजरे से 5-6 टन आप मछली का उत्पादन कर सकते हैं, और ये बाज़ार में 130 रुपया और 40 रुपया मूल्य पर बड़ा आराम से बिक जाता है पंगास मछली भी। तो आप इस मछली का पालन कर इससे काफ़ी आप अंदाज लगा सकते हैं जो कितना इससे पैसे का मुनाफा होगा। पंगास के अलावा अगर आप चाहें तो इसमें तिलापिया जो मोनोसेक्स कहते हैं, यदि सभी मछली को एक सेक्स का बना दिया जाए, एक लिंग का बना दिया जाए। साधारणतः इसमें क्या करते हैं जो सभी को पुरुष बना दिया जाता है, सभी मछली को ऐसा बीज उपलब्ध है जिनको शुरू से कुछ इस तरह का दवा खिलाया जाता है ताकि सबको पुरुष बना दिया जाए। नहीं तो अगर नर और मादा जब एक साथ रहेगी तो ये 8 महीने 9 महीने में ही मैच्योर कर जाएगा, मतलब प्रजनन करने योग्य हो जाएगा और ये बच्चे उत्पादन करने लगेंगे, उनका ग्रोथ उनका बढ़त अच्छा नहीं होगा तो आपको मुनाफा नहीं होगा। रोहू कतला मृगल का भी पालन कर सकते हैं लेकिन बढ़त उसकी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है जितनी ये दूसरी मछली की होती है। तो यहाँ पर वैसे ही मछली पालना है जिसकी बढ़त ज़्यादा हो।
जल की गुणवत्ता की जांच केस में समय समय पर बराबर करते रहना चाहिए। मुख्यतः पानी में घुलित ऑक्सीजन, अमोनिया, पीएच इत्यादि की जांच करना जरूरी है। जाल की साफ सफाई, हर 15 दिन में एक बार ब्रश से जाल को साफ करना चाहिए ताकि इसमें काई इत्यादि का जमाव ना हो। अगर कोई मरी हुई मछली हो तो उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। रूटीन जांच, जाल के धागे एवं मेस की जांच बीच बीच में करनी चाहिए। अगर कोई मेस लूज हो या कट गया हो तो उसकी मरम्मत कर लेना चाहिए। मछलियों की जांच, मछलियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण निरंतर करना चाहिए। अगर कहीं संक्रमण, घाव इत्यादि दिखे तो उसका तुरंत उपचार करना चाहिए। नियमित रूप से मछलियों की वृद्धि की जांच कर पूरक आहार की मांग संतुलित करनी चाहिए। इसमें कुछ आपको सावधानी भी रखना है। सही मात्रा में इनको भोजन देना जरूरी है। हमेशा पिंजरे को जो है सफाई करना जरूरी है ताकि अधिक से अधिक पानी इसमें आ जा सके। और पानी में मछली का प्राकृतिक भोजन भी है, वो भी पिंजरे में उनका आवागमन हो सके ताकि मछली को जो आप ऊपर से खाना दे रहे हैं वो तो मिल ही रहा है, लेकिन प्राकृतिक भोजन भी उसको मिलेगा तो मछली की बढ़त ज़्यादा होगी। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadaता@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।